सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी, यानी भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक उन्हें पढ़ना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के सिलेबस के बारे में एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है और इन 8 यूनिट के अंदर हम जानेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के क्वेश्चन आंसर। उसमें जानेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी सिलेबस को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज आप ये कैसे कहोगे कि ये बिल्डिंग एक स्कूल है, तो क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लैक बोर्ड हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ टीचिंग से रिलेटेड वर्क होता होगा, और बेंचेस को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद यहाँ स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते होंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड और बेंच एक स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि बिल्डिंग एक स्कूल है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए और उनकी सीमाओं को बताइए। इसी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में शिलालेख यानी जो अभिलेख है उन पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में पुरातात्विक स्रोतों के रूप में सिक्कों यानी जो मुद्राएं हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। प्राचीन भारत को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांतों की भूमिका क्या रही है उस पर संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो अभिलेखों के बारे में पूछ लेगा, या मुद्राओं के बारे में, या कला और संस्कृति, या विदेशी वृत्तांत, या साहित्य, या नगर और वास्तुकला के बारे में आपसे किसी भी एक स्रोत के बारे में डिटेल में इस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। सपोज अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके योगदान के बारे में बताइए, तो इसमें तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप इसके जितने भी स्रोत हैं सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। अब सपोज अगर आपसे सिर्फ मुद्राओं के बारे में पूछा जाता है, या सिर्फ साहित्य के बारे में पूछा जाता है, या सिर्फ अभिलेखों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर स्रोत के बारे में एक्सप्लेन करना था। तो ऐसी सिचुएशन में सपोज अगर आपको मुद्राओं के महत्व के बारे में एक्सप्लेन करना है तो उसमें आप इसको तो एक्सप्लेन करोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप बाकी जो स्रोत है उन सबको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इससे ये होगा जो आपका आंसर है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे कि जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा लेंथी लग जाता है, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 जो स्रोत है उसको एक्सप्लेन कर दिए और आपके लिए उतना इनफ है तो आप इतना ही एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप 3 जो स्रोत है उसको लिखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप और लिख सकते हो, तो आप जो बाकी के जो स्रोत बचे हैं उन्हें भी लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, जिससे कि आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकोगे। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में हर एक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इन सभी स्रोतों के अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अभिलेखों के बारे में, कि जो अभिलेख होते हैं वो हमारी इंडियन हिस्ट्री को जानने में और समझने में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे अभिलेखों को पत्थर
धातु या फिर ऐसी किसी कठोर सतह पर खोद कर लिखा जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, पत्थर या किसी ऐसी कठोर सतह पर उस पर जो अक्षर बनाए जाते हैं। अब अभिलेखों से हमें जो हमारी प्राचीन भारत की क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोगों का रहन सहन था वो कैसा था। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के महाराजाओं के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के धर्मों, विश्वासों और दर्शनों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय लोग किन किन धर्मों में विश्वास करते थे। ठीक इसी तरीके से अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के भाषाओं, लिपियों और साहित्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभिलेख है वो हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए और समझने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हीं सभी अभिलेखों में से अब कुछ अभिलेखों के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। इनमें से जो सबसे पहला अभिलेख है वो है हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है वो भारतीय अभिलेखों का सबसे ज्यादा पुराना अभिलेख माना जाता है। हड़प्पा लिपि भारत का सबसे पुराना अभिलेख है और ये हमें हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। और हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा अभिलेख है वो है अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखी हुई खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी है जिसने सबसे पहले इसे पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। और अशोक ने ही अपने संदेशों को सबसे पहले प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और नैतिक संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं और इसके जो अभिलेख है उनके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है वो है गुप्तकालीन अभिलेख। तो जो गुप्तकालीन अभिलेख है इससे हमें गुप्त काल के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन का अभिलेख, तो इससे हमें हर्षवर्धन साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्राओं के बारे में, यानी जो सिक्के हैं वो कैसे हमारे भारतीय इतिहास को जानने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और ये सिक्के विभिन्न धातुओं से बने होते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने को सिक्कों को जारी किया था, जबकि जो गुप्त शासक हैं उन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण के जो सिक्के हैं उन्हें जारी किया था। और जो सातवाहन के जो शासक हैं उन्होंने शीशे के सिक्के को जारी किया था। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो हमारे जो सिक्के हैं यानी कि जो मुद्राएं हैं उनसे हमें भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे जो प्राचीन सिक्के हैं उनसे हमें भारत की जो इतिहास है उसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। तो एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक इतिहास की जानकारी के बारे में कि किस तरह से सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के राजवंशों, शासकों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर अक्सर शासकों के नाम और उनके चित्र आदि बने मिलते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक इतिहास की जानकारी के बारे में। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अक्सर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, जिससे हमें ये पता चलता था कि लोग किस धर्म में सबसे ज्यादा मानते हैं या किस धर्म की जो मान्यता है वो सबसे ज्यादा है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक इतिहास के बारे में। तो प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें प्राचीन भारत की मुद्रा प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न कलाओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल आदि चित्र बने होते थे। तो इससे हमें उस समय के जो कलाकृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है।
उस टाइम लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में जो साहित्य है उनका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से साहित्य स्रोत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से ही हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन का वर्णन किया है। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक इतिहास के बारे में। तो सामाजिक स्रोत किसी भी समाज के सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सामाजिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक इतिहास के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि की जानकारी मिलती है। और एग्जाम्पल की बात करूं तो जो वेद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इससे जितने भी जो धार्मिक इतिहास है उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कला, संगीत, साहित्य, नाटक, नृत्य एक्सेट्रा, इससे हमें सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए अब इन्हीं सभी साहित्यों में से कुछ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म के साहित्य की अगर बात करूं तो इसमें हिंदू धर्म के साहित्य में वेद, व्यांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे चीजों को शामिल किया जाता है। इन सभी साहित्यों को शामिल किया जाता है हिंदू ग्रंथ में। और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसके अंदर जातक और त्रिपिटक जो प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के साहित्य। जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं जो कि प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। अब इसी तरीके से कुछ गैर धार्मिक साहित्य भी है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में जो विदेशी यात्री थे, यानी कि जो भारत के बाहर से भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या भूमिका है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विदेशी वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनकी सहायता से प्राचीन इतिहास का पता लगाते हैं। विदेशी वृत्तांत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये अपनी पुस्तक में इन्होंने जो भी देखा, जो भी सुना, ये उसे अपनी पुस्तक में लिख देते थे। तो इससे हमें जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो चलिए हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मेगास्थनीज। तो जो मेगास्थनीज है वो यूनानी शासक के सेल्यूकस का एक दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक आए जिन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया। इन लेखकों ने अपनी यात्राओं के दौरान जो भी भारत में देखा या सुना उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। तो इस तरीके से जो हमारे जो विदेशी यात्री है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के निर्माण में। तो नेक्स्ट है फाहियान। तो 5वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी फाहियान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चंद्रगुप्त II के शासन काल में भारत आए थे। फाहियान ने अपनी पुस्तक भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों पर भी वर्णन किया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में चंडालों का वर्णन किया है। आपसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, यानी कि इनके फीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यही क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय पूरा पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। या तो ये आपसे इन दोनों के बारे में पूछ सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर के बारे में भी पूछ सकते हैं। और किस तरह से पूछ सकते हैं, भारतीय महाद्वीप में पूरा पाषाण
और मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन एज इट इज इसकी तरह है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका नवपाषाण संस्कृतियों से पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में बताइए, उसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये जो 3 टॉपिक हैं इनको ही आपको अच्छे से समझना है, इनके जो फीचर्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना है। और उसी टाइप से हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो, ज़्यादा लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक आप देख सकते हो इनके फीचर के बारे में ही पूछा गया है। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। और अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप अपना आंसर लिखते हो तो उसमें आप डायग्राम जरूर से मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखोगे, स्टार्टिंग। आपको अपने आंसर को हमेशा 2 चीज़ों से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे भूमिका मैंने यहाँ दे दी, और लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये 2 चीज़ें आपको जरूर से लिखनी है। और इसके अलावा अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जो टीचर होता है वो अच्छे नंबर देता है, आपको गुड मार्क्स देते हैं। तो इन 3 पार्टों का आपको अच्छे ध्यान रखना है। स्टार्टिंग करोगे, एंडिंग करोगे कंक्लूजन के साथ, और बीच में डायग्राम। तो चलिए अब हम अपने आंसर को पढ़ते हैं कि हमें अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। यानी कि ये इतना जो पुराना काल है, जैसे कि आपको पता होगा, ये ह्यूमन के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है, प्रारंभिक काल की बात करता है। और उस समय कोई भी लिखित सामग्री नहीं होती। और मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया था साक्ष्यों का सर्वेक्षण, जहाँ पर हमको पता चला था, हमने जाना था कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री होती है उसको जानने के कितने सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मुद्राएं, साहित्य, वास्तुकला, विदेशी वृत्तांत। तो ये सभी सोर्सेज थे जिससे कि हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये ह्यूमन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है। और उस समय हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो आपको प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ में आ गया। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास नहीं होती। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। और इस तरीके से आप डायग्राम बना दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे लंबा कालखंड माना जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड है। जैसे कि आप देख सकते हो जो पूरा पाषाण काल है इसके भी 3 भाग हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे ज़्यादा लंबा कालखंड माना जाता है। अब जो पूरा पाषाण शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस और लिथोस, जिसमें पैलियोस का मतलब है पुराना और लियोस का अर्थ है पत्थर। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, पुराने पत्थरों का युग। जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, तो इसे हम पत्थरों का युग कहते हैं, जो ह्यूमन का स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि प्रारंभिक काल था। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने तीनों के बारे में डिटेल में मेंशन कर रखा है, आइए एक एक करके उसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल में जो मानव था, जो ह्यूमन थे, उन्होंने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। और जो मानव है इन औजारों का पत्थर को तोड़कर और घिसकर बनाया करते थे। पूर्व पाषाण काल में जो मानव है वो जानवरों का शिकार करते थे, ये सभी बात आप ऑलरेडी जानते हो। और पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वो गुफाओं में रहते थे और खुले आकाश के नीचे सोते थे। नेक्स्ट है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में मानव पत्थरों के औजारों को छोटा और नुकीला बनाना सीख गया था। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, सबसे पहले जो मानव थे वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, पत्थरों को तोड़कर और घिसकर। और फिर धीरे धीरे जैसे उसने इवोल्यूशन किया, उसके बाद उसने पत्थर को नुकीला बनाना शुरू कर दिया शिकार करने के लिए। मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग से उन्हें भोजन पकाने, खुद को गर्म रखने और शिकार करने में मदद मिली। नेक्स्ट है उत्तर पाषाण काल।
इस काल में मानव ने कई तरह के औजारों को बनाना सीख लिया था, जैसे तीर, कमान, भाले, चाकू, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और इस काल में जो मानव थे वो गुफाओं में चित्र और मूर्तियां बनाना शुरू किए थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आप एडिट कर लीजिएगा। जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और जो नवा पाषाण काल है उसका बीच का काल है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप मेंशन कर लीजिएगा। जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और जो आपका नव पाषाण काल है उसका बीच का काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है मेसोस और दूसरा है लिथोस। अब पत्थरों के औजारों में सुधार। इस समय जो मानव है उसने छोटे और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पशुपालन। इस समय जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उसे पशु पालना शुरू कर दिया था और इसमें जो मानव द्वारा पहला जानवर पाला गया था वो क्या था? कुत्ता था। और इस समय जो ह्यूमन है वो आग का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आग से भोजन पकाना, खुद को गर्म करना और शिकार करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। और जो ह्यूमन है वो गुफाओं में रहते थे और खुले आकाश के नीचे सोते थे और शिकार और फल फूलों पर निर्भर थे। इस काल के जो मानव थे वो शिकार और फल फूलों से ही गुजारा करते थे अपना, ये उनका जीवन निर्वाह का यापन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग तो दिखाई थी कि आपको स्टार्टिंग भूमिका से करनी है या इंट्रोडक्शन से करनी है एंड एंडिंग आपको कंक्लूजन पे करनी है, लेकिन मैंने इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा, तो आप कंक्लूजन मेंशन कर लीजिएगा। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? तो जो भी आपको इसमें निष्कर्ष जो है जो समझ में आए वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। अगर आपको पेपर में समझ में नहीं आता है निष्कर्ष में क्या लिखें, तो सिंपली आपको लिखना होता है कि ऊपर लिखे सभी बिंदु ये दर्शाते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन की लाइन लिख दीजिएगा। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है, भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, तो इसका आप कंक्लूजन कैसे लिखोगे, निष्कर्ष कैसे लिखोगे? भूमिका तो मैंने यहाँ से लिख दिया है, तो निष्कर्ष भी आपको सिंपल यही लिखना है कि ऊपर लिखे सभी बिंदु भारत की नवपाषाण संस्कृतियों को दर्शाते हैं, और उसके बाद एक दो कोई भी डेफिनेशन नवपाषाण की डाल दीजिएगा, आपका जो निष्कर्ष है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमें बताना है, यानी कि इसके फीचर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे और इसमें बताएंगे प्रागैतिहासिक काल। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं होती है, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल क्या होता है? नवपाषाण काल मध्य पाषाण के बाद और पाषाण युग का अंतिम चरण है। जैसे कि आप देख सकते हो पाषाण युग के 3 काल हैं, जिसमें ये मध्य पाषाण के बाद आता है और ये पाषाण काल का अंतिम युग है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है नियोस और दूसरा है लिथोस। और जहाँ पर नियोस का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है नया पत्थर का युग, आप ये कह सकते हो। अब ये नया पत्थर का युग है, यानी कि यहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट अपना कर लिया है अच्छे तरीके से, तो इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए हम बात करते हैं नवपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो इस काल में जो मानव है वो आविष्कार करना सीख लिया था। जैसे आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज, इसके अलावा नवपाषाण में खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे और स्थायी निवासी में रहते थे। इसके अलावा लोग सामानों के परिवहन के लिए पहियों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो कृषि करते थे। नवपाषाण संस्कृतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय जो मनुष्य थे वो कृषि करना सीख गए थे, यानी खेती करना सीख गए थे। नवपाषाण काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उगाई गई थी, जो कि साक्ष्य, जिनका जो साक्ष्य है वो हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। इसके अलावा नवपाषाण काल में मानव गेहूं, चावल, जौ, दालों और सब्जियों की खेती करता था, जिससे लोगों ने एक स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। नेक्स्ट है पशुपालन। नवपाषाण संस्कृतियों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय जो मनुष्य था उसने कृषि करने के साथ साथ पशुपालन करना
शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में लोग कृषि के अलावा पशुपालन करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। नवपाषाण काल में लोग गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़ और बकरी आदि को पालते थे। इन पशुओं से नवपाषाण काल के लोग को दूध और मांस प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट है पत्थर के औजार। इस समय के लोग जो मानव थे वो छोटे और नुकीले हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जैसे छेनी, भाले एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, और इस समय के जो लोग थे, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, नवपाषाण संस्कृतियों में लोग मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे। लोग इन बर्तनों का इस्तेमाल भोजन पकाने, खाना बनाने, पानी पीने एक्सेट्रा इन सब में इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी बस्तियों का निर्माण। नवपाषाण संस्कृतियों में लोग अब स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। लोगों ने निवासों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता था, यानी कि जो घर थे उन्हें मिट्टी, पत्थर जैसे अभी बनाया जाता है उसी तरीके से बनाया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कला और शिल्प। नवपाषाण संस्कृतियों के लोगों की आर्थिक गतिविधि में से एक था शिल्प का उत्पादन। नवपाषाण संस्कृतियों के लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण संस्कृतियों में मानव सबसे बड़े आविष्कार में पहिए का आविष्कार आता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से आविष्कार की स्टार्टिंग हुई थी। मानव ने सामानों के परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हो नवपाषाण संस्कृतियों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आप अपना जो निष्कर्ष को फ्रेम कर सकते हो। इन संस्कृतियों के कारण भारत में कृषि, पशुपालन, मिट्टी, बर्तनों का निर्माण, पक्की बस्तियां का निर्माण और कला शिल्प आदि का विकास हुआ था। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो उपरोक्त सभी बिंदु नवपाषाण संस्कृतियों के विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो पूरा हो जाता है। तो इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। एंड इसी क्वेश्चन को और किस किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी सेम आपको हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में वो है नगर नियोजन व्यवस्था पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस टाइप से पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भी आपको इसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था है उसको ही एक्सप्लेन करना है। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखो, या तो डायरेक्ट आपको निबंध लिखने के लिए कह सकता है या हड़प्पा सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। इसके रिगार्डिंग मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लाइन देनी होती है, यानी कि परिचय कह सकते हो या फिर आप बता सकते हो भूमिका। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होती है। एंड इसके बाद आपको बीच में अगर कोई डायग्राम्स आप बना सकते हो तो डायग्राम्स को जरूर से बनाओ, जिससे कि टीचर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। एंड एट द एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर से लिखना है। कंक्लूजन आपको जरूर से लिखना है, यानी कि निष्कर्ष। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जो कि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। निष्कर्ष में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना चाहिए तो इसमें सिंपली आप ये लिख सकते हो कि ऊपर लिखे सभी बिंदु ये सभी चीज़ों को दर्शाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वहीं आप लाइन सेम एज इट इज मेंशन कर सकते हो। सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में कि आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कंक्लूजन में ऊपर लिखे सभी बिंदु हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद आपके जो भी मेन हेडलाइन थे उनको पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी पुरानी और विकसित नगरीय व्यवस्था माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2700 BC से लेकर 1900 BC तक का टाइम पीरियड माना जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्षेत्रीय विस्तार त्रिभुजाकार था। और अगर हम बात करें जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। एंड सेम तरीके से अगर हम बात करें पूर्व से लेके पश्चिम तक जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी। एंड अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 12,99,000
600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प उत्पादन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान था। तो आइए इन सभी को एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कालीबंगा और चोलिस्तान से पुरातात्विदों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार, चावल एक्सेट्रा की खेती करते होंगे। इसके अलावा पुरातात्विदों को धोलीबीरा से जलाशय और नहरों के साक्ष्य यानी सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनके जो लोग हैं वो सिंचाई करने के लिए नहरों और जलाशयों का इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पशुपालन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में पशुपालन महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, जिसमें वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट जैसे जितने भी जो पशु थे उनको पालते थे, और पशुपालन से उन्हें मांस, दूध, दही, घी और अन्य उत्पाद मिलता था। कालीबंगा और चोलिस्तान से पुरातात्विदों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं का उपयोग खेत जोतने के लिए और माल ढोने के लिए किया करते होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापार की क्या भूमिका रही है। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अन्य देशों के साथ होता था, जिससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया करते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत था और वो दूर दराज के जो देश थे उनके साथ भी व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य आर्थिक क्रियाओं में शिल्प उत्पादन भी शामिल था, जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजारों को बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुनियोजित जल निकासी प्रणाली या ग्रिड पद्धति में नालियों और सड़कों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय सभ्यता और जल निकास प्रणाली की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध था, उसे ख्याति प्राप्त थी। इसके रिगार्डिंग नगरीय सभ्यता और जल निकासी प्रणाली की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तम जल निकास प्रणाली है उसके बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। हड़प्पा सभ्यता में नालियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है? इसमें सबसे पहले नालियों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद गलियों का निर्माण किया जाता है और उसके साथ साथ बाद में घरों का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए, जिसमें हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था है उसके फीचर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी सेम हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ज़्यादा पुरानी और विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2700 BC से लेकर 1900 BC तक का टाइम पीरियड माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, और अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक का जो इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था है उसकी जो प्रणाली है उसके फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें जो पहली विशेषता है वो है बस्तियों का विभाजन। तो इसमें दो टाइप से बस्तियों को बांटा गया था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इससे आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। इसमें जो दुर्ग है, दुर्ग अधिक ऊंचाई लेकिन कम क्षेत्रफल में बनाया गया था। कई पुरातात्विदों का मानना है दुर्ग में केवल उच्च वर्ग के लोग ही रहा करते होंगे, यानी कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें जो ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उन्हें
दुर्ग बस्ती कहा गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो रहते हैं और जो बाकी जो लोग रहते हैं वो निचली भूमि पर रहते हैं, समतल भूमि पर रहते हैं। नेक्स्ट है निचला शहर। निचला शहर कम ऊंचाई वाले लेकिन अधिक क्षेत्रफल में बनाया गया था और कई पुरातात्विदों का मानना है कि निचला शहर में केवल जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वहीं रहा करते होंगे। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखते हो जो राजाओं के महल होते थे वो ऊंचाई पर बनाया करते थे और जो बाकी जो जनता है वो सामान्य निचली भूमि पर रहती थी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक समान पैटर्न के जो ईंट है उसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है आवास के निर्माण में यानी कि घरों को बनाने में, उसमें एक समान ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो उनका शेप है, जो आकार है वो एक समान ही है, जिसका जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 4:2:1 है। तो ये आप देख सकते हो कितने जो परफेक्ट तरीके से ये अपना काम करते थे, अपने जो शहर है इसका निर्माण किया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गृह स्थापना। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में एक स्नानघर और घर के केंद्र में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे गांव में आपने देखा होगा बीच में आंगन होता है और बाकी चारों तरफ घर बने होते थे, रूम्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी इसका जो गर्भगृह था वैसा ही था। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी। ये नालियाँ घर के बाहर एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी जिससे घर का जितना भी जो गंदा पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या फिर छत जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घरों में बहुमंजिले इमारतें भी थी, यानी कि इन्होंने फ्लोर्स भी बना रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट है एकांतता का महत्व। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारी जो अंदर की बातें हैं, घर की बातें हैं, वो बाहर किसी और को पता चले। तो इसके रिगार्डिंग हड़प्पा सभ्यता के घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी और मुख्य द्वार से आंगन और आंतरिक भार का अवलोकन नहीं किया जा सकता था, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पावादी थे वो जो लोग थे वो एकांतवाद को महत्व देते थे, यानी कि अपनी जो प्राइवेसी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट है कुओं का निर्माण। कुछ घरों में कुएं भी मिले थे और जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें 700 से भी ज़्यादा कुएं पाए गए हैं। नेक्स्ट है विशाल स्नानघर। जो विशाल स्नानघर है वो दुर्ग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो महलों में ही होंगे, जो विशाल जो स्नानघर होंगे उनको बनाया गया था, जो कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया होगा, और जो कि एक विशाल आयताकार जलाशय यानी कि जो स्विमिंग पूल आप कह सकते हो उनके लिए बनाया गया था। इसके चारों ओर गलियारे बने होते थे। विशाल स्नानघर का इस्तेमाल अनुष्ठान कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि समझ सकते हो जैसे कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई भी जिसको जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखिए। यानी जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सेम तरीके में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे एंड इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसका अंत हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के यानी कि अंत के कारणों को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अपने अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो बाढ़ के कारण हुआ था, जबकि जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अब ये आर्य कौन थे? ये एक जाति थी जो कि दूसरी सभ्यता पे अटैक करती थी और वो जो सभ्यता है उसका विनाश कर देती थी। और जबकि कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा, जबकि कुछ बताते हैं प्रशासनिक तंत्र के कमजोर होने के कारण हड़प्पा जो सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा। और कुछ जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि कोई महामारी आई होगी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो चलिए अब हम इन्हीं सभी रीजंस में थे जो सबसे मुख्य कारण हैं उनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन के एक मुख्य कारणों के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, उसके ज़्यादातर जो नगर हैं वो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके आसपास में बसे हुए थे। इसलिए कई सारे जो विद्वान हैं वो इन नदियों में बाढ़ आई होगी, उनको ऐसा लगता है इसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा। तो इनका ये ओपिनियन है। नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का एक मुख्य रूप माना जाता है। आर्य को एक आक्रामक यानी कि जो एंग्री, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, जाति के रूप में माना जाता है, क्योंकि आर्यों ने कई सारी जो सभ्यता है उनका विनाश किया है।
इसीलिए कई सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पर भी जो आर्य हैं उन्होंने आक्रमण किया होगा और जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको जान मान का नुकसान हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इनके अन्य कारणों के बारे में, जिसमें कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है बाढ़ और जो आर्यों के आक्रमण के अलावा भी कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हुआ है, जिनमें से एक रीजन है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय जलवायु में परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा का जो पैटर्न है वो बदलने लगा था। वर्षा का पैटर्न बदलने की वजह से हो सकता है कि कृषि पर इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा और अनाज का जो उत्पादन है उसमें कमी आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन पास्ट में हुई होगी जिसके परिणाम स्वरूप भोजन में कमी आई होगी और इसीलिए कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण है, जो अंत का कारण है, वो जलवायु परिवर्तन है। नेक्स्ट है महामारी। तो कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बीच में एक महामारी है। ये रीज़न हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी आई होगी लोगों के बीच में जिससे जो काफ़ी सारे लोग हैं उनकी मृत्यु होने लगी होगी, जिससे धीरे धीरे ये सभ्यता है उसका अंत होने लगा और वो अंत की ओर बढ़ने लगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है लंबी दूरी के व्यापार का समाप्त होना। तो जैसे कि आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो दूर दराज देशों से जो व्यापार करती थी, लेकिन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक जो व्यापार सभ्यता थी तो उसमें जो दूर के देशों से जो व्यापार है वो होना बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने लग गया होगा और धीरे धीरे ये जो सभ्यता है उसका अंत होने लगा होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है संसाधनों का अति उपभोग, यानी कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने संसाधनों का ज़्यादा उपभोग किया होगा, जिससे संसाधनों की कमी आ गई होगी और जिससे वो धीरे धीरे ये जो सभ्यता है वो पतन की ओर बढ़ने लगी। तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं इसके, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपको लास्ट में एक निष्कर्ष का पॉइंट भी ऐड कर देना है, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में और किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए, या वैदिक साहित्य पर डायरेक्ट निबंध लिखने के लिए कह सकते हैं, या फिर उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था की विवेचना कीजिए, या फिर ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज तथा अर्थव्यवस्था का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड इन सभी का जो आंसर है वो सेम है। एंड जो दूसरे टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनता है वो संगम काल से बनता है, यानी कि जिसमें हमें साउथ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी देनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर एक निबंध लिखिए, या फिर समकालीन राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी उस पर व्याख्या कीजिए, या संगम काल की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया आपको अपना आंसर सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन से स्टार्ट करोगे। आप या तो आप भूमिका लिख सकते हो, या परिचय लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आपके पास डायग्राम्स हैं, सपोज इसमें जो मेन हेडिंग होती है उन मेन हेडिंग की आप ड्राइंग्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। तो आपके पास जो डायग्राम्स है तो आप एग्जाम में डायग्राम्स को जरूर से बनाना, उससे टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। डायग्राम्स बनाने से टीचर को ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ये तेज है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। एंड एट द एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, यानी निष्कर्ष। कंक्लूजन में अगर आपको समझ नहीं आता अपने आंसर को और कैसे बड़ा करें तो उसमें सिंपली आप कुछ लाइन फिक्स होती है उसे लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखे सभी बिंदु, फिर उसके बाद क्वेश्चन की लाइन को लिख दीजिएगा, इसको दर्शाते हैं। एंड उसमें कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, जैसे इसकी कुछ इंट्रोडक्शन जो परिभाषा होती है उसको मेंशन कर दीजिएगा। एंड जो मेन हेडिंग है उसके 4-5 मेन हेडिंग को उसमें मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो कंक्लूजन है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर हमें एक निबंध लिखना है। तो हमें अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका। तो संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है मिलन या संगम। संगम साहित्य का जो समय काल है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 BC से लेके 300 AD तक माना जाता है, यानी कि लगभग 600 वर्षों का ये समय काल है, टाइम पीरियड है।
संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, एक सोर्स है, जिसमें हमें क्या जानने को मिलता है, साउथ जो इंडिया है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो सबसे पहले तो हमने यही मेंशन किया इसमें। नेक्स्ट है संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। संगम काल में दक्षिण भारत की हमें सामाजिक और आर्थिक दशाओं और उसकी समृद्धि और उसका जो विकास है वो कितना विकसित था, कितना डेवलप था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से कुछ आप डायग्राम बना सकते हो जिससे टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में डायग्राम्स बनाते हो तो टीचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन मिलता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो सबसे पहले हमें सामाजिक दशाओं के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरीके से आर्थिक दशाओं के अंदर हमें जानने को मिलेगा, आर्थिक दशाओं के अंदर जो संगम काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और उस समय के जो लोग थे वो पशुपालन, व्यापार और शिल्प कार्य करते थे। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक दशाओं के बारे में। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के समाज की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना और महिलाओं के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। संगम काल में दक्षिण भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया था। इस तरह से आप ये भी डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को समाज का सबसे ऊंचा वर्ण माना जाता था, जिसमें धर्मगुरु और विद्वान आते थे। नेक्स्ट क्षत्रिय। क्षत्रियों का समाज में दूसरा स्थान था, जिसमें शासक और जो योद्धा थे वो आते थे। एंड इसके बाद 3rd नंबर पे वैश्य आते थे। वैश्य को समाज का तीसरा वर्ण माना जाता था और इसमें जो कृषि है और जो व्यापारी है और जो कारीगर है उन सभी को शामिल किया जाता था। और शूद्र के अंदर ये चौथा वर्ण था, जो इन तीनों, जो ऊपर के जितने भी जो 3 हैं, इन वर्णों की सेवा करते थे या मजदूरी करते थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। संगम काल में दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का प्रचलन था। जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर जातियों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक जाति को अपने अपने नियम और कानून और रीति रिवाज होते थे। सबके अपने अपने सेपरेट कानून और रीति रिवाज होते थे और वहाँ के जो जाति व्यवस्था थी, उनके जो कानून थे वो काफ़ी ज़्यादा कठोर हुआ करते थे। लोगों को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो चलिए हम बात करते हैं उस समय महिलाओं की कैसी स्थिति रही होगी। तो संगम काल में दक्षिण भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और महिलाओं को पुरुषों का समान स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाओं की जो शिक्षा है और जो संपत्ति है उस पर समान अधिकार था, उन पर भी महिलाओं को अधिकार था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक दशाओं के बारे में। संगम काल में प्रायद्वीपीय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और संगम काल में कृषि, व्यापार, शिल्प दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। तो अब इन्हीं को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में। संगमकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। राज्य की जो आय है उसका जो मुख्य स्रोत था वो कृषि पर लगने वाला कर था, यहीं से उन्हें टैक्स मिलता था सबसे ज़्यादा। संगम काल में लोग चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का और अन्य अनाज की खेती करते थे। संगम काल के कृषि के विकास के लिए लोगों को राज्य की ओर से कई सारे मदद मिलती थी, जैसे करों में छूट, बीज और वित्तीय सहायता, सिंचाई व्यवस्था में सुधार आदि, जिसके परिणाम स्वरूप जो कृषि का उत्पादन है और राज्य की आय बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। जाहिर सी बात है, जब कृषि पर जो लगने वाला जो टैक्स है उसमें छूट देंगे, बीज देंगे और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, तो इसमें जो कृषि उत्पादन है वो तेजी से बढ़ेगा और जो राज्य की आय है वो भी तेजी से बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत की जो संगम काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और यही जो राज्य की मुख्य आय का सोर्स था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पशुपालन के बारे में। तो खेती के अलावा उत्तर वैदिक काल में, यहाँ माफी चाहता हूँ, यहाँ पर ये संगम काल होगा, यहाँ पर एरर है, इसे ठीक कर लीजिएगा। संगम काल में लोग कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे, यहाँ पर भी संगम काल होगा, यहाँ पर इसे मेंशन कर लीजिएगा। और इसमें जो लोग थे वो गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़ और बकरी को पालते थे
और इन पशुओं से लोगों को दूध और मांस प्राप्त होता था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। संगम काल की अर्थव्यवस्था में व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। संगम काल में दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो अरब, रोम और अन्य देशों के साथ हुआ करता था, यानी कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया करते थे, यानी कि जो उनका व्यापार था वो काफी ज्यादा समृद्ध था। संगम शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए, जैसे व्यापारिक मार्गों का विकास करना, व्यापारिक करों में कमी करना यानी कि टैक्स को कम कर दिया, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना, समुद्री बंदरगाहों का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिल्प कार्य। संगम काल की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है उनमें से एक शिल्प उत्पादन है। संगम काल में जो लोग थे वो शिल्प का काफी ज्यादा उत्पादन करते थे, उसमें काफी ज्यादा वो निपुण थे, काफी ज्यादा परफेक्ट थे। संगम काल के लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार को बनाया करते थे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताना है उत्तर काल के साहित्य के बारे में। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ पॉइंट्स का अंतर आता है। इसमें भी आपको लगभग सब सेम बातें लिखनी है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें स्टार्टिंग में हम लिखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर काल के दौरान भारत में कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। इसमें स्टार्टिंग की लाइन थोड़ी सी अलग है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने संगम काल के दौरान बताए थे वो उत्तर काल के जो दौरान है काफी ज्यादा सिमिलर हैं, कुछ पॉइंट्स बस अंतर है इनमें। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बताएंगे। तो उत्तर काल के दौरान जो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना है, पितृसत्ता के बारे में समझना है और महिलाओं की कैसी स्थिति थी इसके बारे में समझना है। अब जो ये पॉइंट है ये देखिए, उसमें भी हमने पढ़ा था, इसमें ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एंड इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकार, तो ये चारों पॉइंट्स वैसे ही सेम है जैसे हमने संगम काल के दौरान अर्थव्यवस्था में पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसे रीड कर लीजिएगा जी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पितृसत्ता। तो उत्तर वैदिक काल में पितृसत्ता थी। पितृसत्ता का मतलब है पिता ही परिवार का मुखिया होता था और जितने भी जो डिसीजन होते थे वो पिता के द्वारा ही लिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को ही योग माना जाता था और इसीलिए जितने भी जो परिवार के सदस्य थे वो पुत्र की कामना करते थे। इसके अलावा माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उस पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार होता था। तो इससे हमें पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और ये आप आज की जो कंडीशन है उससे भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसमें जो महिलाओं को सेम बराबर का जो दर्जा है वो नहीं दिया जाता और पिता की जो संपत्ति है उस पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार है। तो इसको आप ऑलमोस्ट अच्छे से समझ पाते होंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं महिलाओं की कैसी स्थिति थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पितृसत्ता थी, तो महिलाओं की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। विवाह के बाद पुत्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र को अपनाना होता था। माता पिता की जो पैतृक संपत्ति थी उस पर पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है ये इसमें एक कमी आप बता सकते हो, जो कि थी एक नेगेटिव पॉइंट था। एंड इसके अलावा इसमें जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है, ये भी सेम है, व्यापार और शिल्प कार्य। आपका पहला टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तनशील सामाजिक और आर्थिक परिवेश ने बौद्ध और जैन धर्म के उदय को आधार प्रदान किया, वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें बेसिकली आपसे यही पूछा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए, सामाजिक और आर्थिक चेंजेस आए थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में और किस किस तरह से पूछा गया है अभी तक, या तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारणों के बारे में परीक्षण कीजिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का विकास देखने को मिला। या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ईसवी 6ठी शताब्दी के नए धार्मिक और सांप्रदायिक उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको समझ जाना होगा कि ये इसी के बारे में ही आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। या आपसे पूछा जा सकता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य सामाजिक और आर्थिक दशा का परीक्षण कीजिए, यानी कि इसके अंदर भी आपसे इनडायरेक्टली इसी क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है।
क्योंकि इसी टाइम पीरियड के बीच में सामाजिक और आर्थिक चेंजेस आए थे जिनकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। तो आप देख सकते हो किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस यूनिट से। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया स्टार्टिंग आंसर करने से पहले आपको सबसे पहले एक इंट्रो देना होता है। जैसे हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे, सबसे पहले भूमिका। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है इसमें काफ़ी सारे सामाजिक और आर्थिक चेंजेस होते हैं। तो इस काल को भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवर्तनशील काल माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन चेंजेस की वजह से ही, इन परिवर्तन की वजह से ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कई सारे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हुए और इन बदलाव ने ही बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से सामाजिक और आर्थिक कारण थे, परिवर्तन थे, चेंजेस थे जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया या उसका उदय हुआ। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप अपना डायग्राम बनाते हो एग्जाम में, मैंने आपको हमेशा बताया इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आपके पास कोई डायग्राम बनते हैं तो उसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम से आपके एग्जामिनर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो डायग्राम आप जरूर से बनाना अपने एग्जाम में। तो सामाजिक परिवर्तन के अंदर आपको जाति व्यवस्था में कठोरता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सरल शिक्षाएं, नई विचारधारा का उदय, राजाओं का बौद्ध और जैन धर्म की ओर झुकाव, पशु हत्या पर रोक, वैदिक कर्मकांड की अवहेलना, ये सभी टॉपिक्स जानने को मिलेंगे। और आर्थिक परिवर्तन के अंदर लोहे का बढ़ता उपयोग, नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय, इन्हें समझना है अच्छे से और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक चेंजेस के बारे में। तो जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जाति व्यवस्था में कठोरता। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऊंच नीच का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के साथ वर्ण और जाति के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और असमानता की जा रही थी। असमानता का जो व्यवहार है उसे किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो बौद्ध और जो जैन धर्म है उनमें एक समान लोगों को समझा जाता था और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो जो बौद्ध धर्म है वो समानता पर बल देता है। तो इसी की वजह से अब जो लोग होंगे वो इस धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, जिस कारण से लोग बौद्ध और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध और जैन धर्म की सरल शिक्षाएं। वैदिक धर्म में दी जाने वाली सभी जो शिक्षाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती थी और वो संस्कृत भाषा में होती थी। अब संस्कृत भाषा में होने की वजह से जो आम लोग हैं वो इन्हें नहीं समझ पाते थे। और वहीं जो बौद्ध और जो जैन धर्म है उनकी जो शिक्षाएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती थी और स्थानीय भाषा यानी उनके लोकल लैंग्वेज में होती थी, जिससे जो कोई आम आदमी है वो भी उसे आसानी से समझ सकता है। बौद्ध और जैन धर्म की जो सरल शिक्षाएं हैं उनके कारण ही बौद्ध और जैन धर्म की और लोगों का जो खिंचाव है, जो आकर्षण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लोग इन धर्मों की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। और हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में लोग बौद्ध और जैन धर्म को अपनाते हैं और इसी की वजह से जो बौद्ध और जैन धर्म का विकास देखने को मिलता है हमें इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नई विचारधारा का उदय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हुए और इन बदलाव ने एक नई विचारधारा का उदय किया। और इससे क्या हुआ, पूरे समाज में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय काफ़ी ज़्यादा फैल गया। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि जो आपको पता है जो गौतम बुद्ध है और जो जैन धर्म है उसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजाओं का बौद्ध और जैन धर्म की ओर झुकाव। अब इसमें क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने भी जो बौद्ध और जो जैन धर्म है इनका सपोर्ट किया। तो इस तरीके से जब आप देख सकते हो राजा के द्वारा भी बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इस तरीके से जो बौद्ध और जो जैन धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करने लग गए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका फैलाव होने लगा।
सरल शिक्षा, समानता का व्यवहार आदि जो रीजंस थे, आदि जो कारण थे, उनकी वजह से लोगों के साथ साथ जो राजा थे वो भी बौद्ध और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। इसके अलावा कई सारे राजाओं ने बौद्ध और जैन धर्म को भी अपनाया और उन्हें संरक्षण प्रदान दिया। जैसे अब इनमें कौन कौन से ऐसे राजा थे, जैसे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य आदि ऐसे बहुत से शासक थे जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक कर्मकांड की अवहेलना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में जो भी पूजा पाठ किए जाते थे या यज्ञ या कर्मकांड किए जाते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले थे, जिसे एक गरीब आदमी या गरीब जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो उनमें जो पूजा पाठ है और जो यज्ञ है या फिर जो कर्मकांड है उन्हें करने की बजाय आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता था। और इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों की जो अवहेलना है उसे किया जाने लगा, यानी लोग इसको अब रिजेक्ट करने लग गए और बौद्ध और जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है पशु हत्या पर रोक। वैदिक धर्म के जो यज्ञ है और जो कर्मकांड है उसमें जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा पशुओं की बलि दी जाती थी, जबकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पशु हत्या पर रोक और सभी जीवों पर दया पर बल देते थे। वो मानते थे कि सभी जीव के लिए जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, जिस कारण से लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए और इस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया, तेजी से विकास होना शुरू हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आर्थिक परिवर्तनों के बारे में, उन इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस में हुआ, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। लोहे का बढ़ता प्रयोग और कृषि विकास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब लोहे के इस्तेमाल से युद्ध के हथियार बनाने के साथ साथ कृषि के जो लोहे के औजार थे और जो उपकरण थे उनमें भी किया जाने लगा, जिससे क्या होगा, अब कृषि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे हल, कुल्हाड़ी या फावड़ा बनाने से इससे ये फायदा होगा, जो कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इससे जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब जो उन्हें करने में समय ज़्यादा लग रहा था अब इन औजारों की वजह से टाइम बचेगा और ये जो करना है, जो खेती करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इससे कृषि का काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय। लोहे के बढ़ते प्रयोग की वजह से कृषि की उपज बढ़ी, जिससे कृषि का विकास हुआ और भारत में नए नए राज्य उभरने लगे जो आगे चलकर जनपद बने। अब देखिए ये जो नए राज्य बने हैं ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। अब ये काफ़ी सारे जो जनपद हैं वो आगे जाके महाजनपद बन जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, जैसे गांधार, अवंती, कालिंग, मगध, कुरु, इस तरीके से 16 महाजनपद थे, जिनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था मैंने आपको ऑलरेडी बताया मगध था। तो चलिए हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले नए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरीके से आप इसका कुछ निष्कर्ष लिख सकते हो अपने एग्जाम में। तो आपको अपने एग्जाम में निष्कर्ष को जरूर से मेंशन करना होता है। ये कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो टीचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे महाजनपदों के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें किस किस टाइप से महाजनपदों के जो उदय है उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए, यानी कि निबंध लिखने के लिए कह सकते हैं, या यही क्वेश्चन और किस किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 महाजनपदों की सूची बनाएं, यह आपसे पूछा जा सकता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रादेशिक राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण, अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषता, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। या तो आपसे इस टाइप से पूछेगा या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगेन हम एक इंट्रो लाइन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे।
भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है, क्योंकि इस कालखंड के दौरान नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है और नई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। 6वीं शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना दीजिएगा, एक डायग्राम बना दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये महाजनपद होते क्या हैं। जब किसी भूमि पर कोई जन का मतलब समूह या जनता बस जाए तो उस भूमिखंड को हम जनपद कहते हैं। और जब यही कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। जब किसी भूमि पर कोई जनता या समूह बस जाते हैं तो उसे हम उस भूमिखंड को क्या कहते हैं, जनपद। और जब यही कई सारे जो जनपद एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे। जैसे उनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। गांधार, अवंती, कलिंग और मगध। जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल मगध था। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नए राज्यों के रूप में महाजनपदों का उदय। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो लोहे का प्रयोग है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा और लोहे के इस्तेमाल से युद्ध के औजार बनने लगे। उसके साथ साथ कृषि के जो लोहे के जो औजार है या फिर जो उपकरण है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगे। अब क्योंकि जो किसान है उसके पास उपकरण आ जाएंगे, उसके पास हथियार आ जाएंगे, औजार आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो कृषि उपज है वो बढ़ने लगेगी और उससे क्या होगा, जो कृषि है उसका विकास हुआ। भारत में नए नए राज्य उभरने लगे जो आगे चलकर जनपद बने और यही जनपद फिर आगे चलकर महाजनपद बन गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। जैसे गांधार, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इन सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ महाजनपदों के प्रकार के अंदर टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से जो 12 थे उनमें राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। लेकिन 4 ऐसे महाजनपद थे जहां पर लोगों का शासन था, यानी कि आप कह सकते हो लोकतंत्र था। तो इन्हें हमने संघ या गढ़ कहा गया। और इन्हीं यानी कि लोकतंत्र आप कह सकते हो इन्हीं संघ में से जो महावीर स्वामी थे और जो गौतम बुद्ध थे वो इन्हीं संघ से आए थे। जहां पर लोकतंत्र आप ये कह सकते हो, जहां पर संघ का शासन था, जहां पर गढ़ का शासन था, वहीं से महावीर स्वामी और गौतम इसी संघ से आए थे। नेक्स्ट है महाजनपदों की राजधानियां। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। जैसे आज भी राज्य की राजधानी होती है, ठीक इसी तरीके से उस समय महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसकी सुरक्षा के लिए राजधानियों को किले से घेरा जाता था और उसके रख रखाव पर काफी ज्यादा खर्चा होता था। अब ये 16 महाजनपद है, इनमें आप सबके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए और बाकी के बारे में आप नेम अगर याद कर सकते हो तो नाम याद कर लीजिएगा। इतना भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको जो एग्जाम में है वो अच्छे मार्क्स देगा। तो इनमें कुछ के बारे में आपको डिटेल में समझना है। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी थी। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो काशी के निकट सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है मगध। 6वीं शताब्दी बीसी के 16 महाजनपदों में से जो सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद था वो कौन सा था, मगध था। और जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी में लोगों का समूह शासन था। महात्मा जो बुद्ध है वो भी वज्जी महाजनपद से ही आए थे, जहां पर समूह का शासन था, यानी लोकतंत्र था आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विद्या और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी और माहेश्वती थी। नेक्स्ट है अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक इसी तरीके से आप बाकी के बारे में सिर्फ नाम भी याद रखोगे तो उतना भी बहुत है। और बाकी इनके बारे में आप एग्जाम में एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आखिर ये जो मगध महाजनपद था ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं किस किस टाइप से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं मगध से रिलेटेड। मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था, या आपसे पूछा जा सकता है मगध साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बताइए, उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए। या आपसे डायरेक्ट इस पर शॉर्ट नोट बनता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता। या आपसे पूछा जा सकता है कि मगध पर टिप्पणी लिखिए। मगध अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद था, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में अभी तक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे मगध साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो मगध था।
मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है, यानी कि राजाओं का जो घर है। राजगिरी का मतलब होता है राजाओं का घर था। लेकिन चौथी शताब्दी में इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र बना दिया गया, इसे हम आज के टाइम में पटना कहते हैं। पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो मगध साम्राज्य इतना ज्यादा पावरफुल होने के इसके क्या क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला रीजन है उपजाऊ भूमि। मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था, जिस कारण से यहाँ की जो भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी और यहाँ पर जो कृषि का उत्पादन था वो काफी ज्यादा था, जिसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य काफी ज्यादा तेजी से फला और फूला। नेक्स्ट है आवागमन की बेहतर व्यवस्था। मगध गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था, जिस कारण जल मार्गों से जो व्यापार करना काफी ज्यादा सस्ता और आसान था, जिसके परिणाम स्वरूप जो साम्राज्य है उसका जो व्यापार है वो काफी तेजी से फैला। नेक्स्ट है लोहे का प्रयोग। मगध साम्राज्य में लोहे का प्रयोग तेजी से बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और लोहे के प्रयोग से जो कृषि के लिए औजार बनाए गए और इससे जो कृषि है वो काफी ज्यादा बढ़ी। कृषि के लिए उपकरण बने, जैसे फावड़ा, हल, ये सब चीज बने। तो इससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। एंड इसके अलावा जो सैन्य शक्ति बढ़ी, सैनिकों के लिए लोहे से काफी ज्यादा औजार बनाए गए। नेक्स्ट है हथियारों की बहुलता। मगध साम्राज्य में हथियारों की बहुलता थी। हाथी का उपयोग युद्ध के लिए और पेड़ उखाड़ने जैसे कार्य के लिए किया जाता था। मगध साम्राज्य की सेना में हाथी शामिल थे, इनके पास काफी ज्यादा हाथी थे। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी राजा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर राजा महत्वाकांक्षी है तो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक इस तरीके से इसके जो राजा थे वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, काफी ज्यादा मेहनती थे। मगध साम्राज्य के महान और महत्वाकांक्षी राजाओं के कुशल प्रबंधन और नियंत्रण के कारण ही जो मगध साम्राज्य है उसका विकास हुआ और वो सबसे ज्यादा पावरफुल बना। एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड इसके अलावा एट द एंड जब आप एंड करोगे तो उसमें आप कंक्लूजन जरूर से लिखिएगा। ये कुछ फॉर्मेट होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, भूमिका। तो जैसा कि आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और जो अशोक है उन्होंने जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। तो अगर हम बात करें जो मौर्यकालीन इतिहास है उसको जानने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन स्रोतों से, सबूतों से हमें पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले तो है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसको रचा गया है, जिसमें हमें मौर्यकालीन समाज के राजनीतिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मैग्नेथीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक। इसके अलावा अशोक के अभिलेख और बुद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी हमें मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसके जितने भी जो महान और जो महत्वाकांक्षी राजा हैं उनके कुशल प्रबंधन और नियंत्रण के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना। क्योंकि किसी भी राज्य पर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालने वाला पर्सन होता है वो उसका सम्राट होता है। अगर उसके जो कुशल, अगर वो मैनेजमेंट में परफेक्ट है और कंट्रोलिंग उसकी अच्छी है तो उसका जो साम्राज्य है वो जाहिर सी बात है शक्तिशाली होगा और विशाल होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के विशाल होने और जो शक्तिशाली पावरफुल होने का क्या रीज़न है, उस टाइम के जो महान राजा हैं और जो महत्वाकांक्षी राजा हैं जो कि अपने जो राज्य है उस पर ध्यान देते हैं और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनकी वजह से ही जो मौर्य साम्राज्य है वो इतना ज़्यादा फला फूला। तो चलिए अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फीचर के अंदर आपको इसमें पढ़ना है प्रांतीय प्रशासन के बारे में, उद्योग, व्यापार, न्याय व्यवस्था और उस टाइम की जो सैन्य प्रणाली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। जो मौर्यकालीन समाज है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसका जो मुख्य सोर्स था कर का टैक्स वो कृषि से ही आता था। इसके अलावा मुद्राओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें इस टाइम
जो मुद्राएं होती थी वो अलग अलग धातुओं की बनी होती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, और उस पर जितने भी जो राजा हैं उनके चित्र बने होते थे। और केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि व्यवस्था के बारे में कि मौर्यकालीन समाज की कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इसका जो मुख्य जो सोर्स था, जो टैक्स टैक्स वसूलने का जो सबसे ज़्यादा टैक्स आता था वो कृषि से ही आता था। एंड इसके अलावा सिंचाई प्रणाली में और अन्य तकनीकों का विकास हुआ। अब जब इसका विकास हुआ तो इससे क्या होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा तो राज्य की आय भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से सिंचाई प्रणाली का और तकनीकों का विकास हुआ इस टाइम, और कृषि बढ़ी, और जिससे राज्य की आय आमदनी में वृद्धि हुई, और इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और अर्थव्यवस्था का विकास देखने को हमें मिलता है मौर्यकालीन साम्राज्य में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो जो मौर्य काल है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो उद्योग है उसका खूब विकास हुआ, और इससे क्या हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला। अब जब लोगों को रोजगार मिला तो उससे जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। एंड इसके अलावा मौर्यकाल साम्राज्य में धातुक्रम उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग और अन्य जितने भी जो शिल्प उद्योग थे उनका विकास देखने को हमें मिलता है इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसमें व्यापार कैसा था, बिजनेस कैसा था। तो मौर्यकालीन साम्राज्य में आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी होता था। मौर्य शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपाय किए थे। व्यापारिक मार्गों का विकास किया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करें। इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने व्यापारिक मार्गों का विकास किया और व्यापारिक करों में कमी की, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की और समुद्री बंदरगाहों का निर्माण करवाया, जिससे जो व्यापार है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। और इस टाइम जो व्यापार है वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी हुआ, जिससे इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो इस टाइम जो मौर्यकालीन साम्राज्य है वो केंद्रीय सत्ता पर आधारित था, यानी कि जितनी भी जो पावर है वो सम्राट के हाथ में होती थी, राजा के हाथों में पूरी की पूरी पावर होती थी। राजा ही कानून को बनाता था और उसे ही लागू करता था। राजा के द्वारा ही कानून बनाए जाते थे और उसके द्वारा ही लागू किए जाते थे, और तो और राजा ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो खुद राजा ही होता था, और जो सेना का नायक होता था वो कौन होता था, राजा ही होता था। यानी कि पूरी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास होती थी, सम्राट के पास होती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, तो इसको 5 प्रांतों में बांट दिया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत जिसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है, दक्षिणी प्रांत जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी है, पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी तोसली है, एंड पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और मध्य प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इस तरीके से इसे 5 पार्टों में बांट दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्यकाल की जो सैन्य व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल थी और पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। अब इसके अंदर पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, और हाथी और रथ जितने भी जो सैनिक है वो शामिल होते थे। और सेना का जो प्रमुख था वो राजा स्वयं होता था। सेना का काम साम्राज्य की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणों से बचाव करना होता था। तो अब हम बात कर लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसमें न्याय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मौर्य शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे। मौर्य काल में न्याय की जो व्यवस्था थी वो उचित व्यवस्था थी। नगरों में नगर कचहरियाँ, गांव में पंचायत न्याय का काम करते थे। मौर्य काल में दंड काफ़ी ज़्यादा कठिन होते थे और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी राजा ने जो फैसला कर दिया वही अंतिम फैसला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्कों का प्रचलन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मौर्य काल में व्यापार में बड़े पैमाने पर सिक्कों का उपयोग किया जाता था, और जो सिक्के थे वो चांदी, सोना, तांबा आदि से बने होते थे, जिस पर राजाओं के चित्र बने होते थे। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें हम बता सकते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, और मौर्य काल में भारत एक समृद्ध
और विकसित देश बन गया था। तो इन सभी फीचर्स की वजह से हम कह सकते हैं जो मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसने अपना काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया और उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और विकसित थी और काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और ये किन सभी रीज़न की वजह से हुआ? जो उस टाइम के जो सम्राट थे, जो राजा थे, उनके कुशल प्रबंधन के कारण और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। उनके कारण उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और अगर आप इसमें कमेंट करते हो तो इससे हमें पता चलता है कि हमें और किस किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। एंड इसके अलावा हमें पता चलता है कि हम इस वीडियो में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम अपने वीडियोस को आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए। या तो हमसे कहा जाता है अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए, या और किस किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने धम्म का प्रचार और प्रसार क्यों किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अशोक सम्राट था उसे महान सम्राट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अशोक सम्राट है उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की बजाय जन कल्याण पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड इसके अलावा अशोक सम्राट ने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसा कि आपको पता है कोई भी जो राज्य होता है अगर उसकी एजुकेशन बढ़िया होती है तो वो खूब तरक्की करता है। और जो सम्राट है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी था और उसने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। एंड इसके अलावा उसने ऐसे समाज कल्याणकारी काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से वो लोगों का प्रिय बन गया, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, नहरों का निर्माण करवाना। एंड उसने काफ़ी सारे अपने नैतिक सिद्धांतों को अभिलेखों में लिखवाया जिससे कि जो आम जनता है वो उन्हें पढ़ सके। जैसे कि आपको पता होगा अभिलेखों पर लिखवाया था उसने जितने भी जो धातु होते हैं उस पर खोद कर उसने अपने नैतिक सिद्धांतों को लिखवाया था जिससे आम जनता आसानी से पढ़ सके। और इन्हीं जो नैतिक सिद्धांत है उसको धम्म कहा गया। तो चलिए हम जानते हैं आखिर अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार क्यों किया, उसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले हम अपने एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे जो अशोक था वो एक महान सम्राट था। अब वो क्यों था? क्योंकि उसने जन कल्याण के लिए ऐसे काफ़ी सारे काम किए थे जिससे कि वो लोगों का प्रिय बन गया था। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अशोक ने कुल 36 वर्षों तक शासन किया था। और अशोक ने अपने अभिलेखों से अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें अशोक के और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अशोक को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, या अशोक के द्वारा जो जन कल्याणकारी जो कार्य किए गए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो है शांति और अहिंसा का पालन। तो जो सम्राट अशोक है उसने कलिंग युद्ध में जो हुआ था 261 बीसी में, उसमें सम्राट अशोक ने काफ़ी सारी संपत्ति और संसाधनों की हानि देखी और भयंकर नरसंहार देखा। इन सबको देखकर जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने प्रण लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। और अशोक ने शांति और अहिंसा को अपनाया और कलिंग युद्ध का उल्लेखन हमें अशोक के 13वें शिलालेख अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अशोक ने शिकार और पशु हत्या पर रोक लगाई। सम्राट अशोक ने शिकार और पशु हत्या पर रोक लगाई और पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। अब हम बात कर लेते हैं जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में। तो सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं किया, बल्कि जन कल्याणकारी जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके लिए किया, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, वृक्ष लगवाना, अस्पताल और धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। एंड इसके अलावा अशोक ने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया
अशोक ने विज्ञान, कला, साहित्य, बौद्ध, जैन ग्रंथ, गणित, ज्यामिति ऐसे जितने भी जो एजुकेशन की चीज़ थे उसके लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। तो ये सभी वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से अशोक लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो गया और उसे महान सम्राट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के धम्म के बारे में। तो अशोक के जो धम्म है वो काफ़ी ज़्यादा साधारण है लेकिन सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति उदार व्यवहार और बाकी इसमें पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, जैसे पशु हत्या न करना, ये सभी जो नैतिक सिद्धांत है और इन्हीं नैतिक सिद्धांतों को धम्म कहा गया। अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और जो नैतिक सिद्धांत है उसको प्रजा तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाया था, जिससे कि जो उसके संदेश है वो आम जनता तक पहुंच सके। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को पब्लिश करवाया था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महापात्र जितने भी जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जा सके। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को स्तंभों और महामार्गों के किनारे लिखवाया, जिससे आम जनता इसे पढ़ सके और जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं उसको अपना सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के क्यों किया, उसके क्या क्या रीजंस थे, आखिर इसने धम्म का निर्माण क्यों करवाया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें काफ़ी सारी संपत्ति और संसाधनों की हानि हुई थी और भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने प्रण लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। और इसी की वजह से उसने शांति और अहिंसा को अपनाया और जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इन सभी रीजन्स की वजह से उन्होंने धम्म का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है साम्राज्य का सांस्कृतिक एकीकरण। तो मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था जो कि अनेक धर्मों, भाषाओं और वर्गों में बटा हुआ था। हालांकि ये राजनीतिक दृष्टि से तो एक ही था, लेकिन अब उस इतने बड़े साम्राज्य में जो संस्कृति है वो उसकी दृष्टि से काफ़ी सारे मतभेद थे, जैसे जाति व्यवस्था, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे होंगी, जिसकी वजह से इसीलिए मौर्य साम्राज्य के लिए जो सांस्कृतिक एकीकरण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए अशोक ने मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक एकीकरण के लिए धम्म का प्रसार किया था, जिससे गृह युद्ध ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो और सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो इन सभी रीजन्स की वजह से उन्होंने धम्म का जो नैतिक सिद्धांत है उनका निर्माण किया था शांति और अहिंसा का पालन करने के लिए। अशोक ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए धम्म को स्थापित किया था। तो ये वो सभी रीजन्स हैं जिनकी वजह से उन्होंने धम्म को निर्माण करवाया था और लोगों तक, जनता तक पहुंचाया था। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।